नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक्सोरो टाइल्स का आईपीओ जो कि मार्केट में आया है 4 अगस्त को और आज क्लोज हो रहा है, यानी आज लास्ट 5 बजकर आप इसको बिड कर सकते हो। आज की रिव्यू वीडियो देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे क्या अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना, और अगर अप्लाई करना है तो लिस्टिंग गेन के लिए करना है या लॉन्ग टर्म के लिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज की रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे अबाउट कंपनी की। तो इनकॉर्पोरेटेड इन 2008, एक्सोरो टाइल्स इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ विट्रीफाइड टाइल्स, यानी ये टाइल्स का बिजनेस करते हैं। The company manufactured double charge vitrified tiles, double layer pigment and glazed vitrified tiles made from ceramic material that is clay, quartz and feldspar। ठीक है, ये जो कंपनी है वो क्या मैन्युफैक्चर करती है? विट्रीफाइड टाइल्स जो डबल लेयर पिगमेंट की होती है, ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स बनाती है जो सेरेमिक मटेरियल से बनती है, दैट इज क्ले, quartz and feldspar। Its product portfolio consists of 1000+ different designs of tiles in 6 sizes, यानी 6 sizes में इनकी टाइल्स आती है और 1000+ डिजाइंस है इनके पास। ठीक है, टोपस सीरीज, गैलेक्सी सीरीज और हाई ग्लॉस सीरीज आर सम ऑफ द वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। ये इनके वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट है इस कंपनी के। It supplies its product to large infrastructure groups, रेजिडेंशियल, एजुकेशनल, कमर्शियल, होटल, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट, बिल्डर आर डेवलपर्स, यानी इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सप्लाई होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में, एजुकेशनल, कमर्शियल, होटल्स, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट, बिल्डर्स और डेवलपर्स को। ठीक है, और कंपनी इंडिया के साथ साथ ना अपना जो टाइल्स है ना वो एक्सपोर्ट भी करती है डिफरेंट कंट्रीज़ में, डैट इज़ पोलैंड में ये एक्सपोर्ट करती है, बोस्निया में एक्सपोर्ट करती है, यूएसए में और अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करती है। अगर मैं बात करूं करेंटली एक्सोरो टाइल्स की, तो इनके पास 2 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 1 इन पादरा एंड 2nd इन तलोड़। ठीक है, विद एन इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 1,32 लाख स्क्वायर मीटर पर एनम। और इट फर्दर हैज 6 डिस्प्ले सेंटर्स इन 6 सिटीज एंड 2 मार्केटिंग ऑफिस इन दिल्ली एंड मोरबी, यानी इनके पास 6 डिस्प्ले सेंटर्स भी हैं 6 सिटीज़ के अंदर और 2 मार्केटिंग ऑफिस भी है इनके पास, जहाँ पे एक दिल्ली में है और एक मोरबी में है। अगर हम बात करें इनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की, तो वेराइटी ऑफ विट्रीफाइड टाइल डिज़ाइन चॉइसेस इन ब्रांड डिफरेंट साइजेस, यानी वेराइटी की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे काफ़ी वेराइटीज़ है इनके पास। सेकंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आ जाती है लार्ज डीलर नेटवर्क ऑफ 2000+ रजिस्टर्ड डीलर, तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में यहाँ पर अच्छा है, 2000 रजिस्टर्ड डीलर्स हैं इनके पास। स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया प्रेजेंस है इन 27 स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो 27 स्टेट्स ऑफ इंडिया में इनका सामान जो है, इनकी जो टाइल्स है वो जाती है। इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है विद एक्सपोर्ट टू 13+ कंट्री अक्रॉस द ग्लोब, तो लगभग 13+ कंपनीज के साथ ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऑफ ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स, ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स इन इंडिया, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनके पास जो मैन्युफैक्चर करते हैं ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स इन इंडिया। अगर हम बात करें कंपनी के प्रमोटर्स की, तो मिस्टर मुकेश कुमार पटेल, मिस्टर किरण कुमार पटेल, मिस्टर दिनेश भाई पटेल और मिस्टर रमेश भाई पटेल आर द कंपनी प्रमोटर। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करें तो क्यों आईपीओ लेके क्यों आ रहे हैं? टू मेक repayment or prepayment of secured borrowings availed by the company to meet general corporate purpose or to meet working capital requirement। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इनके पर जो भी इनके पास सिक्योर्ड बोरोइंग्स है जो कंपनी ने ली हुई है उसको ये प्री पेमेंट कर देंगे या रीपेमेंट कर देंगे, या तो पूरा भी पे कर सकते हैं या हाफ भी पे कर सकते हैं। और उसके बाद टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इस बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो इसलिए भी ये पैसा रेस कर रहे हैं। और बाकी जो हर आईपीओ में होता है टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो FY19 में इनका रेवेन्यू था 242.25 करोड़, जो कि FY20 में हो जाता है 240.74 करोड़, और FY21 में इनका रेवेन्यू हो जाता है 255.14 करोड़। तो अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो FY19 में प्रॉफिट होता है 8.92 करोड़। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉफिट बढ़ जाता है FY20 में 11.26 करोड़ और FY21 में इनका प्रॉफिट हो जाता है
15.22 करोड़। तो प्रॉफिट भी इनका इंक्रीज हो रहा है और फाइनेंशियल हम कह सकते हैं एक अच्छे फाइनेंशियल्स है कंपनी के। अब हम बात करेंगे इसके कुछ बेसिक डिटेल्स की। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आईपीओ ओपन हो चुका है 4 अगस्त को और क्लोज हो रहा है आज 6 अगस्त को 5 बजे एक क्लोज हो जाएगा। इशू टाइप की बात करूं तो बुक बिल्ट इशू है। फेस वैल्यू की बात करूं तो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर फेस वैल्यू है। आईपीओ प्राइस बैंड की बात करूं तो 120 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, सॉरी 118 टू 120 पर इक्विटी शेयर, और आपको कट ऑफ प्राइस में अप्लाई करना है, यानी अपर प्राइस बैंड जो होता है 120 उसी में आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। मार्केट लॉट की बात करूं तो 125 शेयर्स का मार्केट लॉट है। लिस्टिंग की बात करूं तो बीएससी एनएसई दोनों पे ही लिस्ट होगा। इशू साइज की बात करूं तो टोटल इशू साइज है 161.09 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 134.23 करोड़ और 26.86 करोड़ का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू का मतलब यहाँ पर कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है और जो पैसा है वो कंपनी के पास जाएगा। ऑफर फॉर सेल का मतलब यहाँ पर अपने को जो प्रमोटर्स है वो अपना माल बेच रहे हैं और इनका पैसा प्रमोटर्स के पास आएगा, कंपनी के पास नहीं जाएगा। एम्प्लॉय डिस्काउंट है 12 रुपीज़ का। अगर इनका कोई एम्प्लॉय इस आईपीओ में अप्लाई करता है तो उसको 12 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी मिलेगा। आगे हम बात करेंगे एक्सोरो टाइल्स की टाइम टेबल की। तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट रखी गई है 11 अगस्त 2021। रिफंड की डेट रखी है, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो 12 अगस्त को रिफंड आ जाएगा। और आने वाले दिनों में हॉलीडेज भी है तो थोड़ा ध्यान रखना, वहाँ पर रिफंड आने में 3 से 4 दिन का टाइम लग सकता है। क्रेडिट टू शेयर्स टू डीमैट अकाउंट की डेट रखी गई है यहाँ पे 13 अगस्त, यानी आपको अलॉटमेंट होगी तो शेयर डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे 13 अगस्त को। और लिस्टिंग यहाँ पर डे रखा गया है 17 अगस्त 2021 को। और लॉट साइज की बात करूँ, मिनिमम 1 एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हो 1 लॉट की, जिसमें 125 शेयर्स होंगे और टोटल अमाउंट है 15,000, और मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो जिसमें 1625 शेयर्स होंगे और अमाउंट होगा 1,95,000 अमाउंट होगा। बट गाइस ऑलरेडी ये आईपीओ रिटेल कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो एक लॉट से ज़्यादा बिल्कुल मत लगाना। एक पैन कार्ड एक एप्लीकेशन। बाकी अगर आपको ज़्यादा एप्लीकेशन लगानी तो अपने फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट ओपन करिए। फ्री डीमैट अकाउंट लिंक बायो में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो अभी फ्री डीमैट खोलिए एंजल ब्रोकिंग के साथ और अप्लाई करिए अलग अलग फैमिली मेंबर्स के नाम से। आगे हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग अभी प्री इशू 56.09% और आफ्टर इशू 42.5% है। यहाँ पे हम कह सकते हैं थोड़ी सी प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम हो रही है और 42% थोड़ी सी कम है। प्रमोटर होल्डिंग 50% अबव ही रहना अच्छी बात होती है। अब हम करेंगे इस कंपनी का स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस से हमें पता चलती है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की। तो एक्सपीरियंस ऑफ प्रमोटर, कंपनी प्रमोटर्स हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद द टाइल्स इंडस्ट्री एंड know the ins and outs of the market better than most. This has helped the company develop the necessary strategies to boost its presence in the market and develop a better relationship with customer. तो एक्सपीरियंस प्रमोटर का काफ़ी अच्छा है, वो इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से है, तो उसकी वजह से ये कंपनी जो है वो अच्छा काम कर रही है, फ्यूचर में भी और आने वाले टाइम में भी कर सकती है। सेकंड जो इनकी स्ट्रेंथ आती है रोबोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था 2000 रजिस्टर इनके डीलर्स हैं, तो वहाँ से इनको काफ़ी रोबोस्ट मिल जाता है और वो डीलर ज़्यादा होने से इनको ज़्यादा इनका माल रीच अच्छी है। इनसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपका जो माल है वो सेल होने में कामयाब होगा। ठीक है। थर्ड स्ट्रेंथ आ जाती है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो ओवर द ईयर्स ना एक्सोरो टाइल्स एंड मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टैंडिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडिकेट अ सर्ज इन ऑपरेटिंग इनकम एंड हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन, गिविंग इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इजीली एड्रेस ग्रोथ एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर प्रॉफिट आएगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन इनका है, तो इसलिए ये अच्छा काम कर सकते हैं इन फ्यूचर में भी। अब वीकनेस की बात करें, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है एक्सोरो टाइल्स, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज इंक्रीज इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। लास्ट कपल ऑफ ईयर से इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुई है क्योंकि थोड़ा सा अपने ये बिजनेस भी ग्रो कर रहे हैं। दिस इज मोस्टली ड्यू टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्ट रेंज, वेरिएशन इन डिज़ाइन एंड इन्वेंट्री लेवल। तो देखो कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्ट रेंज भी चेंज होते रहते हैं क्योंकि टाइल्स एक ऐसी चीज़ है, आज ये फैशन आया कल फैशन चेंज हो जाएगा, तो इनको अपने बिजनेस में मतलब काफ़ी चेंजेस करते रहना पड़ता है। ठीक है। वेरिएशन इन डिज़ाइन और इन्वेंट्री लेवल, तो हर इन्वेंट्री भी तो बढ़ती रहेगी, जब कोई नया डिज़ाइन आ जाएगा और पुराना नहीं बिका तो नया भी बनाना पड़ेगा, तो पुराने को बेचने के लिए भी यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब बात करेंगे हम अपॉर्चुनिटीज़ की। तो अपॉर्चुनिटी में हम बात करेंगे पोर्टफोलियो डाइवर्सिटी की। This company already has a vast product portfolio, however, with changes in tastes and preference of the market and availability of cash at hand, this company could diversify its product portfolio even further. यानी यहाँ पर मैं दोबारा से समझाता हूँ, दिस कंपनी ऑलरेडी हैज़ अ वास्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कि कंपनी के पास वास्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। हाउएवर विद चेंजेस इन टेस्टेस एंड प्रेफरेंस ऑफ द मार्केट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश एट हैंड,
यानी अगर मार्केट में कोई टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होते हैं, दिस कंपनी हैज डाइवर्सिफाई इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इवन फर्दर, यानी कैश इन हैंड इनके पास है तो ये और भी प्रोडक्ट्स बना के वहाँ पर बेच सकते हैं। अगर टेस्टेज एंड प्रेफरेंस कोई चेंज भी हुई तो ये फटाफट उस चेंज के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं और बेच सकते हैं। ये इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। Threats: intense competition since there are lower entry barriers in the ceramic industry। अब ये जो ceramic industry है ना, इसमें lower entry barriers है। The market has big and organized name and small scale manufacturer, तो small scale के साथ साथ small scale manufacturer तो है ही और big names भी है। This makes the space quite competitive and challenges the market share of Exoro Tiles। तो इससे कहीं ना कहीं Exoro Tiles के लिए चैलेंज बहुत है इसमें और कंपटीशन भी है। ठीक है, तो अब सारा हमने SWOT एनालिसिस कर लिया। अब हम बात करेंगे मेरे व्यू की, क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं, जो सरप्लस फंड है, आप सिंपल वर्ड्स में कहो सरप्लस फंड्स, और आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर हो, कैन अप्लाई फॉर नॉमिनल लिस्टिंग एंड लॉन्ग टर्म। तो अगर आप हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर हो, आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो आईपीओ है ये T2T कैटेगरी में है। T2T कैटेगरी का मतलब है यहाँ पे इंट्राडे अलाउड नहीं है, आपको यहाँ पर डिलीवरी में ही सेल करना होगा और डिलीवरी अगर बाय करो तो आपको डिलीवरी ही लेनी होगी। और ऐसे शेयर्स में हमने कभी कभार देखा है कि या तो ये आईपीओ में ऐसे शेयर्स ज़्यादातर हमने देखा है कि या तो वो अपर सर्किट की तरफ जाते हैं, और नहीं अगर अपर सर्किट की तरफ गए तो उसके जो ऑपरेटर्स काफ़ी होते हैं वो इसको लोअर सर्किट में भी ले जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि इसको अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे जो हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर है वो यहाँ पर नॉमिनल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करे और लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करे। जो जिसके पास रिस्क लेने की क्षमता है और जिसके पास सरप्लस फंड है वो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकता है। तो हाई रिस्क टेकर्स इन्वेस्टर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, आप अपने एडवाइजर से एडवाइस लिए बिना इन्वेस्टमेंट मत करना या अपना एनालिसिस जरूर करना। अगर इस आईपीओ से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और आईपीओ रिव्यू वीडियो में जल्द ही। नमस्कार।